नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग पढ़ रहे थे न्यायालय के बारे में, भारत की न्यायपालिका के बारे में, और आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं उसके कार्य क्षेत्र के बारे में, अधिकार क्षेत्र के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में पढ़ लिया था, उच्चतम न्यायालय के गठन एवं स्थापना के बारे में पढ़ लिया था, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन के बारे में पढ़ लिया था, उनकी नियुक्ति के बारे में पढ़ लिया था, शपथ के बारे में पढ़ लिया था। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं। मतलब कि न्यायिक प्रक्रिया या फिर न्यायालय का हम लोगों ने परिचय प्राप्त कर लिया था, और इस वीडियो में हम लोग उच्चतम न्यायालय को समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि कार्य एवं शक्तियां इसमें समाप्त हो जाएंगी। इसके साथ ही हम लोग भारतीय उच्चतम न्यायालय की तुलना अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के साथ भी इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका उच्चतम न्यायालय समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम लोग उच्च न्यायालय में चलेंगे। तो पुराने जितने भी वीडियोज हैं वो सारे आप देख सकते हैं, पॉलिटी के अन्य वीडियोज भी आप देख सकते हैं। इससे पहले संसद पढ़ा चुका हूँ, मतलब कि विधायिका पढ़ा चुका हूँ, कार्यपालिका पढ़ा चुका हूं। उससे पहले के जितने भी सेक्शंस हैं, मूल अधिकार, आपका मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, राज्य संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में, इसके अलावा अन्य जो संविधान सभा का गठन वगैरह के बारे में, एक्ट्स जो थे 1773 से लेकर के 1947 तक, ये सारा मैं पढ़ा चुका हूं। तो वो सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। और ये दावा है कि वीडियोज देखने के बाद यदि आप किसी भी किताब से प्रश्न बनाते हैं तो 90 to 95% जो क्वेश्चन है वो आप बनाने में ज़रूर सक्षम होंगे। यदि ऐसा आपको लगता है, आप प्रश्न बना करके देखिए वीडियो देखने के बाद, और उसके बाद यदि आपको लगता है कि हाँ प्रश्न बन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज नए मैं बनाऊँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। साथ ही अपने अन्य साथियों को भी जोड़िए ताकि वो भी लाभान्वित हो सके। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो, और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इंफोटेनमेंट में। तो आइए देख लेते हैं न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं उसके शक्तियों के बारे में। ठीक है, तो प्रथम जो शक्ति है, उच्चतम न्यायालय को प्रथम जो शक्ति प्राप्त है वह मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्राप्त है, और यह जो है आपका अनुच्छेद 131 में आता है। मूल क्षेत्राधिकार के तहत कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों एवं संघीय न्यायालय की भांति निर्णय देने का काम करती है। कहने का मतलब यह है कि जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोज में कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह संघीय न्यायालय की तरह कार्य करती है। तो यहाँ पर जो है 3 प्रकार के विवादों का यह निपटारा करती है। या तो केंद्र सरकार और राज्यों के बीच, एक राज्य या फिर राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो उसका निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट करती है। इसके अलावा केंद्र और कुछ राज्य एक पक्ष में हो और अन्य राज्य दूसरे पक्ष में हो तो उस मामले में भी जो विवाद होते हैं उसका निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट करती है। एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के बीच जो है आपका कोई विवाद हो तो उसका भी निपटारा जो है वह उच्चतम न्यायालय ही करती है, बाकी कोई अन्य न्यायालय नहीं करती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है वह संघीय न्यायालय की तरह काम करती है। ठीक है, तो यही हम लोग देखेंगे इसमें। केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो, केंद्र और कोई राज्य या अनेक राज्य एक तरफ तथा एक या अधिक राज्य दूसरी तरफ हो तब वो वैसे विवादों का निपटारा, और 2 या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो उसका निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवादों में जो प्रमुख है वो मैंने यहाँ पर लिखा है, वैसे बहुत सारे अपवाद हैं लेकिन कुछ जो प्रमुख है वो मैंने यहाँ पर लिखा है कि किसी नागरिक द्वारा केंद्र या फिर राज्य सरकार पर चलाया गया मुकदमा जो होता है वह इस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 131 के तहत नहीं सुना जाएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना जाएगा। इसके अलावा संविधान के आरंभ होने से पहले की कोई विधि है, कोई संधि है, कोई करार है, तो उस पर जो
आपका विवाद होगा उसको भी अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी। इसके अलावा कुछ अन्य अनुच्छेद के तहत भी मामले ऐसे दिए हुए हैं जिन पर 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी। जैसे आपका 262 के तहत दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय जल आयोग से संबंधित विवाद, तो इन सब का निपटारा जो है वह सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। किसके तहत? 131 के तहत, अनुच्छेद 131 के तहत इन मामलों का निपटारा नहीं करेगी। ठीक है, यहां पर आपका मूल क्षेत्राधिकार समाप्त होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे मामले हैं जो कि अपवाद में हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। अपवाद में जो मामले हैं उनमें आपका अंतर्राज्यीय जल विवाद है, वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले हैं, केंद्र एवं राज्यों के बीच कुछ खर्चों व पेंशन इत्यादि का समझौता है, केंद्र व राज्यों के बीच वाणिज्यिक प्रकृति वाला साधारण विवाद है, केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई है। तो ये सब जो है अपवाद हैं जिन पर अनुच्छेद 131 के तहत यानी कि मूल क्षेत्राधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी। ठीक है, अन्य भी बहुत सारे अपवाद हैं लेकिन यह कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये समाप्त करते हैं। 1961 में मूल न्याय क्षेत्र के पहले मामले में पश्चिम बंगाल के द्वारा केंद्र के खिलाफ मामला लाया गया था। यह पहला मामला था 1961 में जो लाया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बता देता हूँ। 1961 में मूल न्याय क्षेत्र के पहले मामले में पश्चिम बंगाल द्वारा केंद्र के खिलाफ मामला लाया गया था। राज्य सरकार ने संसद द्वारा पारित कोयला खदान क्षेत्र अधिग्रहण एवं विकास अधिनियम 1957 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। तो यह विवाद जो था वह पहली बार लाया गया था अनुच्छेद 131 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। तो यहां पर आपका मूल क्षेत्राधिकार समाप्त होता है। अब हम लोग चलते हैं न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। जैसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपका मूल अधिकार में हम लोगों ने पढ़ा था अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट वो 5 प्रकार का रिट जारी कर सकती है। वैसे हाई कोर्ट भी ये रिट जारी कर सकती है, बल्कि हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार होता है या फिर शक्तियां होती है रिट के मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी अधिक होती है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार का रिट जारी कर सकती है। ठीक है, जिसके बारे में हम लोगों ने मूल अधिकार में पढ़ा था। 5 प्रकार के रिट होते हैं। आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, उत्प्रेषण होता है, अधिकार प्रेक्षा होता है। ठीक है, इस प्रकार से 5 रिट होते हैं। इसके अलावा आपका प्रतिषेध होता है और परमादेश होता है। इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ना हो तो आप मूल अधिकार वाला जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था वो वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं। तो 5 प्रकार के रिट जारी करती है मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए। मूल अधिकारों के संरक्षण का मामला हो तभी केवल उच्चतम न्यायालय ये 5 प्रकार के न्यायादेश या फिर रिट जारी कर सकती है। लेकिन उच्च न्यायालय जो है, जो हाई कोर्ट है, वह अन्य मामलों में भी यह रिट जारी कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि उच्च न्यायालय का जो इस मामले में क्षेत्राधिकार होता है वह सुप्रीम कोर्ट से भी अधिक होता है। तो यह हो गया आपका न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। लेकिन इसमें जो अपवाद है वह देख सकते हैं कि संसद जो है न्यायालय की इस शक्ति को कम नहीं कर सकती है, इसका विस्तार कर सकती है। अन्य मामले भी संसद जोड़ सकती है जिसमें उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जो है वो रिट जारी कर सके, लेकिन इस अधिकार को कम नहीं कर सकती है संसद। ठीक है, यह कहा गया है अनुच्छेद 139 में। इसके अलावा मैंने बता ही दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह केवल मूल अधिकार के संबंध में रिट जारी करती है, मूल अधिकारों की संरक्षण के लिए, जबकि हाई कोर्ट जो है वह अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकती है। तो यह हो गया आपका न्यायिक क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। अब नेक्स्ट है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो इसके तहत का मामला जो आता है, जितनी भी निचली अदालत है उसके फैसले के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। निचली जो भी अदालत है, चाहे उच्च न्यायालय है या फिर उसके अधीनस्थ आपका जिला न्यायालय है या फिर अधीनस्थ न्यायालय है, इन सब के द्वारा दिए गए फैसलों पर जो सर्वोच्च अपीलीय इकाई होती है वह सुप्रीम कोर्ट होती है। आप देखते होंगे कि अभी ही आप देख सकते हैं कि अनेक मामले जो है हाई कोर्ट से आपका बेल मिल जाता है या फिर जेल हो जाती है, तो क्या करते हैं लोग, जाते हैं। आपका अगर बेल मिल गई तो सरकार जाती है सुप्रीम कोर्ट में, अगर जेल हो गई तो जो आपका अभियुक्त है वो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो अपील दाखिल करता है। ठीक है, आप लोगों ने कसाब वाले मामले में देखा होगा, आप लोगों ने निर्भया मामले में देखा होगा, अनेक मामलों में ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। तो इसको कहते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार।
अब ये जो मामले होते हैं, अपील जो है वह संवैधानिक मामलों में भी किया जा सकता है, दीवानी मामलों में भी किया जा सकता है, आपराधिक मामलों में भी किया जा सकता है और विशेष अनुमति से भी किया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब दीवानी मामले के तहत आपका किया जाता है तो पहले यह सीमा लागू थी कि केवल 20,000 रुपए तक का ही दीवानी मामला जो है वह सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, लेकिन इसको जो है बदल दिया गया। 30वां संविधान संशोधन 1972 के द्वारा जो है यह सीमा, मतलब 20,000 रुपए की जो सीमा थी, इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, दीवानी मामले में। ठीक है, लेकिन और ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये अपीलीय क्षेत्राधिकार है यह सैन्य न्यायालय के मामलों में लागू नहीं होता है। अगर किसी सैन्य न्यायालय ने मान लिया किसी को कोर्ट मार्शल कर दिया तो उसके खिलाफ जो है अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकती है, सैन्य अदालत का ही फैसला वहां पर अंतिम होता है। तो यह इसमें अपवाद है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका आपराधिक मामलों में यदि देखें तो इसमें भी जो है आरोपी व्यक्ति के दोष मोचन के आदेश को पलट दिया हो यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय ने और उसे सजाए मौत की सजा दी हो तब अपील कर सकते हैं, या फिर किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामला लेकर आरोपी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया गया हो और उसे सजाए मौत दी गई हो तब अपील कर सकते हैं। यह प्रमाणित यदि हो जाए कि संबंधित मामला जो है वह उच्चतम न्यायालय में ले जाने योग्य है तब भी अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इसके अलावा 1970 में संसद ने उच्चतम न्यायालय के आपराधिक अपीलीय न्याय क्षेत्र में विस्तार किया था और उच्चतम न्यायालय के किसी फैसले पर अपील उच्च न्यायालय के किसी फैसले पर अपील हो सकती है यदि उच्च न्यायालय ने किसी अपील में आरोपी व्यक्ति को दोष मुक्त किया हो और उसे उम्र कैद या 10 वर्ष की सजा सुनाई हो। यह आपका प्रावधान किया गया है। स्वयं किसी मामले को किसी अधीनस्थ न्यायालय से लिया हो सुप्रीम कोर्ट ने और आरोपी व्यक्ति को उम्र कैद या फिर 10 साल की सजा सुनाई गई हो। ठीक है, तो इस प्रकार से अपीलीय न्याय क्षेत्र आपराधिक मामले में काम करता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं विशेष अनुमति द्वारा जो अपील है उसमें है कि यह एक विवेकानुसार शक्ति है, मतलब यह सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर आधारित है। ठीक है, इसलिए इसका अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। पहला पॉइंट यह है। दूसरा है कि किसी भी फैसले में इसका मत या तो अंतिम होता है या फिर अंतरिम होता है। ठीक है, यह किसी भी मामले से संबंधित हो सकता है, संवैधानिक हो सकता है, दीवानी हो सकता है, आपराधिक हो सकता है, आयकर से संबंधित हो सकता है, श्रम, राजस्व इत्यादि से संबंधित हो सकता है, वकील इत्यादि से संबंधित हो सकता है। ठीक है, तो यह आपका विशेष अनुमति के द्वारा अपील में आता है। इसके अलावा इसे किसी भी न्यायालय या पंचायत के खिलाफ किया जा सकता है, जो केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही जरूरी नहीं है। मतलब कि सैन्य न्यायालय को छोड़ करके किसी अन्य न्यायालय के द्वारा दिए गए जो फैसले हैं उसके खिलाफ यह विशेष अनुमति से अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका अपीलीय न्यायाधिकार का जो क्षेत्र है वो भी समाप्त होता है। कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे हैं जो कि याद रखना कठिन है, तो इसलिए मैं लक्ष्मीकांत से देख करके बता रहा हूं। आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, मेरा पर्पस सिर्फ इतना है, और आपको समझ में आना चाहिए, मेरा पर्पस सिर्फ इतना है। तो इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा कि मैं किताब पढ़ करके पढ़ा रहा हूं, क्योंकि ये सब चीज़ें याद रखना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है और बोर्ड मेरा छोटा है तो सब लिख भी नहीं सकता हूँ, बहुत बड़ा बड़ा पॉइंट है। ठीक, आपका समझना जरूरी है। ठीक, आगे देख लेते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार यहां पर समाप्त होता है। नेक्स्ट है सलाहकार क्षेत्राधिकार। तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है वह विभिन्न श्रेणियों के मामलों में, लगभग 2 श्रेणियां हैं, उनके मामलों में सुप्रीम कोर्ट से आपका सलाह ले सकता है। ठीक है, कौन कौन से मामले हैं? तो सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर कोई विवाद खड़ा हो गया हो, कोई प्रश्न खड़ा हो गया हो, तब राष्ट्रपति जो है वह सुप्रीम कोर्ट से क्या लेगा? सलाह लेगा। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वह इस पर सलाह देता है या नहीं देता है, यह सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होता है। दूसरा मामला है कि पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते आदि पर यदि कोई विवाद खड़ा हो गया हो, कोई प्रश्न खड़ा हो गया हो, तब राष्ट्रपति जो है वह सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। और इस मामले में, याद रखिएगा, इस मामले में
सुप्रीम कोर्ट जो है वह सलाह देने के लिए बाध्य हो जाता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सलाह दिया जाना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन दोनों मामलों में सलाह देने के बाद यदि राष्ट्रपति चाहे तो उसको मान सकते हैं, चाहे तो नहीं मान सकते हैं। राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट का मतलब कि सलाह मानने के लिए यहां पर बाध्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका सलाहकार क्षेत्राधिकार भी समाप्त होता है। अब पांचवा जो क्षेत्राधिकार है वह है आपका अभिलेख न्यायालय के मामले में। अभिलेख न्यायालय कहने का यह मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का जितना भी जजमेंट है, जितना भी निर्णय है या आदेश है, उसको अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखा जाता है। और सुरक्षित इसलिए रखा जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं वह संपूर्ण देश में लागू होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का संदर्भ जो अधीनस्थ न्यायालय है, आपका उच्च न्यायालय है, जिला न्यायालय है या फिर अधीनस्थ न्यायालय है, वो सब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णयों से संदर्भ लेते हुए अपना निर्णय सुनाते हैं। इसलिए इसको अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही एवं फैसले अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। अन्य न्यायालयों में इन पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा और संदर्भ के रूप में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को न्यायालय की अवमानना पर दंड देने की भी शक्ति है। जो आप 6 साल तक की सजा सुप्रीम कोर्ट दे सकता है और अधिकतम 2000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है, या फिर दोनों एक साथ कर सकता है, मतलब 6 साल का जेल और 2000 रुपए का जुर्माना, यह सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। इसके अलावा अन्य न्यायालयों को भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, जो कि 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अन्य न्यायालयों को भी यह शक्ति प्रदान की है कि उनके अवमानना पर वह दंड दे सकते हैं किसी को भी। ठीक है, ओके। अभी जैसे अभी जस्ट ही प्रशांत भूषण को न्यायालय की अवमानना पर जो है 1 रुपए का दंड दिया गया है प्रतीक स्वरूप। ठीक, आगे देख लेते हैं न्यायिक समीक्षा की शक्ति। केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर विधायी एवं कार्यकारी निर्णयों एवं आदेशों की जांच जो है वह सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। केंद्र सरकार का कोई निर्णय हो या विधायी निर्णय हो, कार्यकारी निर्णय हो, या फिर राज्य सरकार का भी कोई विधायी या फिर कार्यकारी निर्णय हो तो या आदेश हो, तो उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। जिसको बोलते हैं सुओ मोटो जांच करना या फिर उस पर अपना फैसला देना, तो वो कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। या फिर उसके खिलाफ यदि अपील दायर की जाती है, याचिका दायर की जाती है, तो उस पर भी सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और यदि दोष पाया जाता है किसी निर्णय में, किसी आदेश में यदि दोष पाया जाता है, तो उसको असंवैधानिक या फिर अवैध घोषित भी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। और यदि अवैध या फिर असंवैधानिक घोषित कर देता है तो वो निर्णय या फिर आदेश बाद में लागू नहीं किया जा सकता है केंद्र या फिर राज्य सरकार के द्वारा। तो यह हो गया आपका न्यायिक समीक्षा की शक्ति। अब देख लेते हैं अन्य शक्तियों के बारे में। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हो या उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हो, यदि उस संबंध में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका निर्णय कहाँ होता है? सुप्रीम कोर्ट में ही होता है। सुप्रीम कोर्ट ही इस विवाद में जो है अपील करने का एकमात्र साधन है। ठीक है, हाई कोर्ट वगैरह में अपील नहीं की जाती है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है और सुप्रीम कोर्ट ही जो है इस पर निर्णय लेने हैं तो मूल, विशेष और अंतिम व्यवस्थापक है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं तो यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के व्यवहार एवं उनके कार्यकलाप की भी जो है पर भी निगरानी रखता है सुप्रीम कोर्ट, उस पर भी जो है जांच बिठा सकता है। ठीक है, और उनके आचरण की भी जांच कर सकता है। और यदि दोषी पाया जाता है, कोई भी यूपीएससी का अध्यक्ष या फिर कोई भी सदस्य यदि दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि आप इस सदस्य को हटा दीजिए। ठीक है, पद से विमुक्त कर दीजिए, मतलब पद से उसको निष्कासित कर दीजिए। और यदि सुप्रीम कोर्ट सलाह देती है राष्ट्रपति को किसी यूपीएससी सदस्य या अध्यक्ष के निष्कासन के लिए, तो राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य होता है। यह जरूर याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति इस सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है। ओके,
नेक्स्ट है, अपने स्वयं के फैसले पर भी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अपना खुद का जो फैसला है उसमें भी बदलाव कर सकता है। उस पर भी जो है आपका पुनर्विचार याचिका वगैरह डाली जाती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है खुद से उस मामले को सुओ मोटो ले सकता है, अपना पूर्व का जो निर्णय दिया गया है उस पर दोबारा निर्णय दे सकता है और उसको बदल भी सकता है। जैसा हम लोगों ने देखा था गोलकनाथ मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसको केशवानंद भारती वाद में बदल दिया गया था। ठीक है, जो कि आपका संविधान के मूल ढांचे से संबंधित था। ठीक है, गोलकनाथ मामला जो है आपका 1967 का है और केशवानंद भारती मामला जो है वह 1973 का है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, इसलिए यहाँ पर डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा हाई कोर्ट में यदि कोई मामला लंबित है, हाई कोर्ट में जो लंबित मामले हैं उनको अपने पास सुप्रीम कोर्ट बुलवा सकती है और उनका निपटारा भी कर सकती है, या फिर उन मामलों को मतलब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित भी कर सकती है। मान लिया कि बिहार के हाई कोर्ट में जो मामला लंबित है उसको आपका मुंबई के या फिर आपका आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में उसको स्थानांतरित किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की विधियां जो होती हैं, सुप्रीम कोर्ट जो विधियां बनाता है, जो कानून बनाता है, वह सभी न्यायालयों पर भी लागू होता है। देश भर में सभी न्यायालय जो है उस पर लागू होता है और संपूर्ण देश में यह जो है लागू होता है। और भारत के जितने भी न्यायालय हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई विधियां बाध्यकारी होती हैं, सैन्य न्यायालय को छोड़ करके। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो डिक्री है या फिर जो आदेश है वह संपूर्ण देश में लागू होता है। तो यह भी सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। इसके अलावा देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है वह संविधान का इकलौता व्याख्याता होता है। संविधान में कोई अनुच्छेद है, कोई प्रावधान है, उस पर यदि कोई विवाद खड़ा हो गया है तो उस पर व्याख्या जो है, उसकी जो व्याख्या है वह सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ही करती है, कोई अन्य न्यायालय नहीं करता है, उच्च न्यायालय या फिर कोई अन्य न्यायालय नहीं करता है। ठीक है, तो संविधान का इकलौता व्याख्याता जो है वह सुप्रीम कोर्ट है। संविधान के विभिन्न उपबंधों एवं निहित तत्वों को सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम रूप देता है। ठीक है, यह याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं, न्यायिक अधीक्षण की शक्ति देश के जितने भी न्यायालय हैं, देश के जितने भी न्यायालय हैं, सुप्रीम कोर्ट के अलावा जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं, हाई कोर्ट हो, जिला कोर्ट हो या फिर उससे अधीनस्थ न्यायालय हो, उन सब पर नियंत्रण रखने का काम सुप्रीम कोर्ट करती है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि एकीकृत न्याय प्रणाली है। ठीक है, तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है और उसी के नियंत्रण में जितने भी नीचे के न्यायालय हैं वो होते हैं। ठीक है, तो यह भी आप याद रखिएगा। ओके, इसको कहते हैं न्यायिक अधीक्षण की शक्ति। ठीक है, तो यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां एवं कार्य क्षेत्र या फिर अधिकार क्षेत्र जो है वो समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय उच्च न्यायालय और अमेरिकी उच्च न्यायालय में मूलभूत अंतर क्या है। ठीक है, तो भारतीय उच्चतम न्यायालय को देखें तो वास्तविक न्याय क्षेत्र जो होता है उसका वह संघीय मामलों तक सीमित होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो वास्तविक न्याय क्षेत्र होता है वह संघीय मामलों तक सीमित होता है, क्योंकि राज्य के जो मामले होते हैं वो तो हाई कोर्ट में निपटाए जा सकते हैं, जिला के मामले जो हैं वो जिला कोर्ट में निपटाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर वास्तविकता में देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो है वह संघीय न्यायालय की तरह काम करता है, जबकि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय जो है वह संघीय मामले भी देखता है, नौसेना से जुड़े मामले, समुद्री मामले या फिर समुद्र क्षेत्र से जुड़े मामले या फिर राजदूतों से जुड़े हुए मामले भी जो है वह देखता है, वहां का उच्चतम न्यायालय अमेरिका का। दूसरा देखें तो अपीलीय न्याय क्षेत्र में जो है भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय न्याय क्षेत्र में संवैधानिक मामले हैं, जन अधिकार से जुड़े मामले हैं और आपराधिक मामले भी शामिल हैं, जबकि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय में जो है आपका केवल संवैधानिक मामले ही देखे जाते हैं। मतलब कि अपीलीय न्याय क्षेत्र में केवल संवैधानिक मामले ही आते हैं, किसमें? अमेरिकी उच्चतम न्यायालय में। तीसरा देख लेते हैं अंतर क्या है, तो अधिकार क्षेत्र जो है वह व्यापक है। अधिकार क्षेत्र जो है भारतीय सुप्रीम कोर्ट का वह व्यापक है। सैन्य न्यायालय के को छोड़कर अन्य जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं वह सब नियंत्रण में रहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के। और न्यायालय के किसी भी फैसले पर जो है
सैन्य अदालत को छोड़कर किसी भी अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में, भारतीय सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। लेकिन अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के पास ऐसी शक्तियां नहीं है। ठीक है, यह याद रखिएगा। इसके अलावा हम देखते हैं तो आपका सलाहकार न्याय क्षेत्र जो है वह भारतीय उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, जबकि यह जो है आपका अमेरिकी उच्चतम न्यायालय उसको कोई भी सलाहकार न्याय क्षेत्र नहीं है। जैसे यहाँ पर राष्ट्रपति जो है आपका सलाह ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, वैसे वहाँ के राष्ट्रपति जो है वह सुप्रीम कोर्ट से सलाह नहीं लेते हैं। ठीक है, पांचवा जो अंतर है वह है न्यायिक समीक्षा के अवसर जो है वह सीमित हैं। न्यायिक समीक्षा के अवसर जो हैं वो भारतीय उच्चतम न्यायालय के पास सीमित हैं। ठीक है, जबकि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय में यह अधिकार क्षेत्र जो है, न्यायिक समीक्षा का जो अधिकार क्षेत्र है वह बहुत ही व्यापक है। ठीक है, आगे देख लेते हैं छठा अंतर क्या है। तो छठा अंतर है विधि द्वारा कार्यवाही के तहत अधिकारों की रक्षा करना। मतलब भारतीय सुप्रीम कोर्ट जो है वह विधि के द्वारा प्रक्रिया के तहत जो है आपका क्या करता है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, जबकि आपका अमेरिकी उच्चतम न्यायालय जो है वह विधिवत प्रक्रिया के तहत नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो ये लगभग समान ही है दोनों में। ठीक है, यहाँ पर है विधि द्वारा कार्यवाही के तहत और यहाँ पर है विधिवत प्रक्रिया के तहत। ठीक है, तो लगभग समान ही है। सातवां अंतर क्या है, तो न्याय क्षेत्र एवं शक्तियां जो है वह संसद बढ़ा सकती है। भारतीय उच्चतम न्यायालय जो है इसका न्याय क्षेत्र का अधिकार क्षेत्र और जो शक्तियां हैं वह संसद बढ़ा सकती है, जबकि वहां पर जो आपका अमेरिकी उच्चतम न्यायालय है वहां पर जो उसका कार्य क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है या फिर जो शक्तियां हैं वह संविधान में जो लिखा हुआ है उसी के अंतर्गत सीमित है। संसद जो है वहां की जो संसद है वह उसको बढ़ा नहीं सकती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो भारतीय जो आपका न्याय व्यवस्था है वह एकीकृत न्याय व्यवस्था है। जैसा मैंने बताया था कि एकीकृत न्याय व्यवस्था है, सर्वोच्च स्थान पर सुप्रीम कोर्ट है और उसके अंतर्गत जो है आपके अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। लेकिन अमेरिका में क्या है, द्विस्तरीय न्यायिक व्यवस्था है। ठीक है, केंद्र स्तर पर अलग होता है और प्रांतों के स्तर पर अलग होता है। ठीक है, तो इसलिए अमेरिकी उच्चतम न्यायालय का जो नियंत्रण होता है वह अधीनस्थ न्यायालयों पर नहीं होता है, जबकि भारतीय उच्चतम न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालयों पर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा भारतीय उच्चतम न्यायालय और अमेरिकी उच्चतम न्यायालय में क्या अंतर है। और यह जो चैप्टर जो मैंने पढ़ाया है यह अधिकतर शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह पीटी से ज़्यादा मेंस से जुड़ा हुआ चैप्टर है। इसमें आपका मेंस से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे पिछला वीडियो मैंने पढ़ाया था उसमें भी मेंस का एक क्वेश्चन बनता है कि आपका न्यायालय की स्वतंत्रता किस प्रकार सुनिश्चित की गई है। ठीक है, तो उसके मैंने 7-8 पॉइंट बताए थे आपको कि न्यायालय की स्वतंत्रता के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं और उसको डिटेल में बताया भी था। तो वो सारा पॉइंट आप लिख सकते हैं। अगर 8 पॉइंट लिख करके और उसको थोड़ा थोड़ा भी जिक्र कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाता है। यहाँ पर भी आपका पूछा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या शक्तियाँ हैं और क्षेत्राधिकार क्या क्या हैं। खास करके पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूपीएससी में तो खैर अब करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर, लेकिन पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और क्वेश्चन मेंस का बनता है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय और अमेरिकी उच्चतम न्यायालय में क्या बेसिक अंतर है। ठीक है, तो उसके बारे में भी मैंने 8 पॉइंट आपको बताए हैं, तो इसको जो है डिटेल में आप डील कर सकते हैं। बीच में रेखा खींच दीजिए और इसी प्रकार से आप उत्तर दे सकते हैं और आपको फुल अंक मिलेंगे। ठीक है, तो मैं पीटी को भी लेकर के चल रहा हूं और मेंस को भी लेकर के चल रहा हूं। ना आपका पीटी का क्वेश्चन छूटेगा ना मेंस का क्वेश्चन छूटेगा। आप पीसीएस स्टैंडर्ड का तैयारी करते हैं, यूपीएससी स्टैंडर्ड का तैयारी करते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड का तैयारी करते हैं, आप मेरे वीडियोज को देख करके प्रश्न बना सकते हैं और 90 to 95% क्वेश्चन आपका बनेगा, इतना मेरा दावा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। नया चैनल है तो आपके सहयोग की आवश्यकता है। ओके, अब मुझे दीजिए इजाज़त। पर्यावरण का ध्यान रखिए, नारी का सम्मान कीजिए, पानी को बचाइए, जितना अधिक हो सकता है उतना पानी को बचाइए, बिजली को बचाइए। ठीक है, और इसके अलावा
आपके जो बुजुर्ग हैं, जो माता पिता हैं, जो आपके गुरुजन हैं, उनका सम्मान कीजिए, पर्यावरण का संरक्षण कीजिए। इसके अलावा पेड़ पौधे वगैरह लगाते रहिए। कोरोना काल में जितने भी आपके राज्यों में जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन कीजिए, मास्क लगाते रहिए, सैनिटाइजर का यूज करते रहिए, बार बार हाथ को धोते रहिए, ठीक है। और लास्ट में यही कहूँगा कि जो जीव जंतु हैं और जो छोटे बच्चे हैं उन पर दया का भाव जरूर रखिए। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान कीजिए, राष्ट्र ध्वज का सम्मान कीजिए, राष्ट्रीय गान का सम्मान कीजिए और खुद के भारतीय होने पर गर्व जरूर कीजिए, ठीक है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।